जी देखिए, सॉरी वो 40 मिनट्स मुकम्मल हो गए थे। देखिए, हम यहाँ पे थे, पहले आप पोलराइड में से गुज़ारेंगे, लाइट आपके पास पोलराइज़्ड आ गई। ये पेपर में आपने सारा लिखना है, पोलराइड की डेफिनिशन, अनपोलराइज़्ड की डेफिनिशन, पोलराइज़ेशन की डेफिनिशन, फिर उसके बाद एनालाइज़र। एनालाइज़र आपके पास ये है कि एनालाइज़र एनालाइज़ करते हैं ईदर द रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट लाइट इज़ पोलराइज़्ड और नॉट पोलराइज़्ड। तो ये एनालाइज़र आप यूज़ करेंगे, जब लाइट इसमें से गुज़रेगी, तो अगर इस एनालाइज़र को आप वर्टिकली रखेंगे तो लाइट गुज़र जाएगी। अगर आप इसे रोटेट कर देते हैं हॉरिज़ॉन्टली, तो अब ये इसका रास्ता जो है ये सिर्फ़ हॉरिज़ॉन्टल गुज़रने वालों के लिए है। तो परपेंडिकुलर नहीं गुज़र पाएगा, तो इधर नो लाइट आपके पास होगी। तो इस तरह आपने एनालाइज़ कर लिया कि लाइट जो है वो पोलराइज़्ड है कि नहीं। तो पोलराइजिंग शीट्स आपको समझ आ गई होगी, पोलराइजिंग शीट्स क्या हैं, क्या काम करती हैं। पोलराइजिंग शीट्स को ही पोलराइज करते हैं और ये तरीका कमर्शियल स्केल पे यूज होता है। सन ग्लासेस जो बनाई जाती हैं या कमर्शियल स्केल पे जो गाड़ियों की स्क्रीन बनाई जाती हैं वो पोलराइज्ड बनाई जाती हैं, तो इसको कमर्शियल स्केल पे हम यूज करते हैं। सेकंड मेथड आपके पास है रिफ्लेक्शन। आप रिफ्लेक्शन के जरिए भी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड कर सकते हैं। इसमें आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइट रे आपके पास आ रही है, ये लाइट रे है, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसे हम पोलराइज्ड एंगल कहते हैं, या इस एंगल को हम ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको पोलराइज्ड एंगल कहते हैं या ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। आपके पास एक लाइट वेव आ रही है जो कि अनपोलराइज्ड है। ये अनपोलराइज्ड लाइट वेव ग्लास है या कोई कोई भी चीज है, कोई भी शीट है या कोई भी स्टील है, मीडियम कुछ भी है, ये उसके साथ टकराएगी। अब टकराने के बाद ये दो रास्ते इख्तियार करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब जो इसका ये एंगल है, ब्रूस्टर एंगल है, वही इसका एंगल रिफ्लेक्टेड वेव लाइट के साथ होगा। और नीचे जो एंगल होगा वो आपके पास कौन सा एंगल होगा, वो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कहलाता है, पोलराइज्ड एंगल भी कहलाता है, और ये आपके पास ब्रूस्टर एंगल भी है। इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी वो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल है। ये एंगल्स को थोड़ा समझ लीजिएगा। 5 नंबर का न्यूमेरिकल सीएसएस के पेपर 2020 या 19 में आया था, सिर्फ एंगल पे आ गया था, इसी एंगल्स पे, बहुत आसान था। ये आपके पास जो ये एंगल होगा वही आपके पास ये एंगल होगा, ठीक है। आपके पास ये जो थीटा पी है, यही एंगल यहाँ पे थीटा पी होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये थीटा पी है। ये आपके पास थीटा आर रिफ्लेक्टिंग एंगल है, यही थीटा आर आपके पास होगा, ठीक है। तो ये थीटा आर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा आर होगा। तो आपने इसको देख लेना है। आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट टकराई, अब रिफ्लेक्टेड जो वेव लाइट होगी वो आपके पास टकराने के बाद इसकी इंटेंसिटी आधी रहेगी, आधी ऊपर आधी नीचे। ये जो हाफ इंटेंसिटी वाली रिफ्लेक्टेड वेव लाइट ऊपर है, ये आपके पास पोलराइज्ड लाइट होगी। तो बाय रिफ्लेक्शन आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट किसमें तब्दील होगी, पोलराइज्ड लाइट में तब्दील हो गई आपके पास। एंगल जहन में रखिएगा, ये एंगल थीटा पी है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा पी होगा जो ब्रूस्टर एंगल है आपके पास। और ये जो नीचे रिफ्लेक्टेड एंगल है वो थीटा आर है जो नॉर्मल के साथ बन रहा है। अब ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसका एंगल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपके पास लाइट जो थी एक मीडियम से आ रही थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कल काफी बात हुई थी थिन फिल्म में, जब हम थिन फिल्म और फिर बाद में हमने न्यूटन रिंग पे बात की थी, ये n1 है। और जो दूसरी मीडियम है वो आपके पास मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। एक मीडियम से दूसरे में जाता है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है। n1 से n2 में आ रहा है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं। स्नेल्स लॉ कहता है n1 साइन थीटा आई इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर। तो आपके पास स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन थीटा आई, साइन थीटा आई का मतलब ब्रूस्टर एंगल है, थीटा पी हो गया, और n2 साइन थीटा आर, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब यहाँ पे देखें, आपके पास ये थीटा पी है, और मैंने आपको बताया है कि आपके पास ये जो है ये आपके पास थीटा पी है, और ये आपके पास क्या होगा, थीटा आर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये थीटा आर बन रहा है। और ये भी क्या हो जाएगा, फिर आपके पास थीटा आर हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा आर है। तो इस तरह मैथ का असूल है कि अगर इस तरह हो तो ये आपके पास जो एंगल है, आपके पास ये एंगल भी वही होता है। तो ये आपके पास थीटा आर है, तो ये भी क्या है, थीटा आर। ये थीटा आर है, ये थीटा पी है।
तो थीटा पी प्लस थीटा आर टोटल कितना हो गया, एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री के बराबर होता है। इधर भी देखें थीटा पी प्लस थीटा आर किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के। तो थीटा पी प्लस थीटा आर आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। यहाँ पे आपने n1 साइन थीटा पी, थीटा आर की वैल्यू इधर पुट कर दें जो कि 90 माइनस थीटा पी होगी। हमें दरअसल ब्रूस्टर एंगल चाहिए, इसलिए हम जो है सिर्फ पी को निकालना चाह रहे हैं। तो थीटा आर की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा पी, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं आप n1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू n2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पी। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से कोई एंगल कम हो जाए, 90 से एंगल को माइनस करें तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है। अगर इधर 180 डिग्री होता तो साइन साइन ही रहता, लेकिन 90 हो या 270 हो तो वो साइन कोस में चेंज हो जाता है। कोस साइन में इस तरह करके चेंज होते हैं, ये आपने एफएससी में किए हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और एंगल आ जाएगा थीटा पी। तो n2 कोस थीटा पी आ गया। साइन थीटा पी को कोस थीटा पी दोनों को डिवाइड किया, टेंजेंट थीटा पी बन गया, और n2 ओवर n1 आ गया। यहाँ पे n1 हमारे पास एयर थी, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा पी की वैल्यू क्या आ गई, n। तो वो ब्रूस्टर एंगल, अगर कोई लाइट रे इस एंगल से एंटर होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो पार्शियल सॉरी पोलराइज्ड हो जाएगी। वो अगर कोई लाइट वेव इस एंगल से दाखिल हो, और शर्त यह है कि हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हर चेंज होता है। तो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, लाइट वेव को मुख्तलिफ एंगल से एंटर कराना पड़ेगा। अगर शीशा है तो इधर थीटा पी चेंज हो जाएगा, वाटर है तो थीटा पी चेंज हो जाएगा। अगर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मद्देनजर रख के आप ब्रूस्टर एंगल को एडजस्ट कर लें, तो आप किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका था। पहला था शीट्स के जरिए, पोलराइज शीट जिसे पोलरॉइड कहते हैं, उनके जरिए। दूसरा तरीका है बाय रिफ्लेक्शन। इसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होना चाहिए कि आपके पास जो है वो उसकी जो है पोलराइजिंग हो जाए लाइट वेव की। और लास्ट मेथड जो आपके पास है वो आपके पास है डबल रिफ्लेक्शन मेथड। नाम से ही पता लग रहा है इसमें डबल रिफ्रैक्शन होगी, आर वाला रिफ्लेक्शन है, आर वाला। इसमें डबल रिफ्रैक्शन मेथड है। इसमें ये होता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल होता है, और वो मटेरियल जो होता है वो आपके पास बायर फ्रिंजेंट मटेरियल होता है। बायर फ्रिंजेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं, इधर तो नहीं लिखा गया, जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक नहीं होता। उन मटेरियल के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो होते हैं। जैसे आपके पास सेंडिमेंट्री रॉक्स है ना, तो सेंडिमेंट्री रॉक्स दो तीन से ज्यादा रॉक्स से मिलके बनती हैं। तो जितनी रॉक्स ज्यादा होंगी उनके अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। सिमिलरली बायरफ्रिंजेंट मटेरियल जो होते हैं, इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर से चेंज होता है। तो ये मटेरियल यूज किए जाते हैं। इनकी मिसाल जो है वो कार्लसाइट क्रिस्टल है। आपको पता है कार्लसाइट जो है वो दरअसल सेडिमेंट्री रॉक ही है, चौक है जैसे। तो कार्लसाइट क्रिस्टल जो है ना, वो आप ले लें फॉर एग्जांपल, उस पे अनपोलराइज्ड लाइट को गिराया गया। जब अनपोलराइज्ड लाइट इस मीडियम पे पड़ेगी तो ये इस तरह दो तरीकों से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, एक इधर सीधा और एक इस तरह। तो ये आपके पास क्या हो रही है, डबल रिफ्रैक्शन हो गई है। ये जैसे जब बाहर निकलेगी तो फिर दोबारा स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये डबल रिफ्रैक्शन हो गई है। अब इस डबल रिफ्रैक्शन में ये दोनों रे हैं, पी रे और बी रे, ये दोनों पोलराइज्ड हो जाती है। तो डबल रिफ्रैक्शन इज एन अदर वे टू गेट अ पोलराइज्ड लाइट वेव। इसमें आपके पास मटेरियल बायर फ्रिंजेंट मटेरियल होगा, और उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप लाइट अनपोलराइज्ड लाइट को दाखिल करेंगे, और इसके अंदर से जब वेव बाहर आएगी तो पोलराइज्ड आपके पास वेव होगी। इसमें आपके पास पी रे बनेगी और बी रे बनेगी। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें आपके पास डाइक्रोइक हैं। डाइक्रोइक ऐसे मटेरियल होते हैं कि इनका दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हाई होता है कि वो एक रे को मुकम्मल तौर पर जज़ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल बी रे को वो मुकम्मल तौर पर आपस में अपने अंदर जज़ब कर लेगा, बाकी एक पी रे बस बाहर निकलेगी। और वो जो पी रे होगी वो हाईली पोलराइज्ड होगी, वो हाईली पोलराइज्ड रे होगी आपके पास। तो ये पी रे की थोड़ा इसने प्रॉपर्टीज बताई हैं, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेंगी। पी रे ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल विद द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये अब्सॉर्ब नहीं होती। इट विल ट्रेवल इन द मीडियम विद इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जाएगी। द क्रिस्टल हैज फॉर दिस वेव अ सिंगल इंडेक्स, इसके लिए जो क्रिस्टल होगा वो सिंगल इंडेक्स के तौर पे काम करेगा।
और बी रे ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल विद द स्पीड दैट वेरीज विद द डायरेक्शन, और बी रे की जो है वो आपको पता है डायरेक्शन क्या हो रही है, उसकी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो पी रे की और बी रे की इसमें प्रॉपर्टी बताई है। पी रे की इस मीडियम के अंदर वेलोसिटी एक ही रहती है, बी रे की इसकी वेलोसिटी क्या आती रहती है, चेंज होती रहती है। ये आपके पास था डबल रिफ्रैक्शन। ये डबल रिफ्लेक्शन था। तीन तरीके हैं पोलराइजेशन के। किसी भी हाल में आपने, जितने मैं टॉपिक करा रहा हूँ इन्हें छोड़ना नहीं है, वरना ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एक आपके पास पहला था शीट्स वाला, दूसरा आपके पास था रिफ्लेक्शन वाला, और तीसरा आपके पास था डबल रिफ्लेक्शन वाला। इनकी हेडिंग्स अच्छी तरह बना के आपने पेपर को देखना है। मैं आपको सारा हेडिंग्स भी कोशिश करता हूँ बताता जाऊँ, लेकिन मसला यह है कि एग्जामिनर कैसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो पूछेगा इसी में से ही। तो इसको जो मैंने बताया उनको अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली जो अपने आप को प्यूरिफाई आप कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले प्लीज, कोई सवाल है तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो हमने सेकंड मेथड पढ़ा था ना, उसमें जो वर्टिकल एंगल्स आपने बताए थे, या उनको दोबारा से जरा बता दें कि वो नीटली के कहाँ कहाँ बांध रहे हैं, जो किस वर्टिकल किस एंगल्स का हाँ कॉन्सेप्ट हाँ, पढ़ा था ना हमने। ये वाला जी जी, इस वाले में बिल्कुल। देखें, आपके पास जो है लाइट वेव जो एंटर हुई है थीटा पी, नॉर्मल के साथ थीटा पी बना रही है, और जहां पे ये जो रिफ्लेक्ट होगी ये एंगल भी थीटा पी होगा। ठीक है, ये हर केस में ये ऐसे ही होता है, जितनी भी रिफ्लेक्शन के प्रोसेस है। ये थीटा पी है तो ये भी क्या होगा, थीटा पी होगा। लाइट रे इधर से एंटर हो या इधर से एंटर हो, ये थीटा पी है तो ये भी थीटा पी होगा। और जो एंगल ये नीचे बन रहा है थीटा आर, वो एंगल ये होगा, ये थीटा आर, ये थीटा आर। ठीक है, यानी ये थीटा पी और प्लस थीटा आर 90 डिग्री के बराबर होगा, और ये थीटा पी प्लस थीटा आर किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के होगा। जो एंटर होके रे बना रही है नॉर्मल के साथ थीटा पी, वही इस साइड पे बन रहा है, जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है थीटा पी। और जो नीचे बन रहे हैं प्लेन के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, वो दोनों तरफ क्या होंगे, थीटा आर होंगे। इधर भी थीटा आर नीचे वाले एक्सिस से, इधर भी थीटा आर नीचे वाले एक्सिस से। और नॉर्मल के साथ दोनों एंगल, नॉर्मल के साथ दोनों सेम होंगे और नीचे एक्सिस के साथ दोनों सेम होंगे। इसी तरह आपके पास ये एंगल थीटा आर है, तो ये भी क्या होगा, थीटा आर होगा। और बाकी ये थीटा पी और ये भी थीटा पी होगा। आगे समझ के नहीं। एक और बात पूछनी सर, वो ये थी कि जो हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें आप पोलराइड का एक फंक्शन बता रहे थे, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कोई कॉन्सेप्ट है, हाँ, तो वो भी पोलराइड। बता दें। हाँ ये पोलराइड। पोलराइड है। आपके जी पास सर। पोलराइड की स्पेसिस जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए है, कि सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट गुजर सकेंगे। ठीक है, इसमें से हॉरिजॉन्टल नहीं गुजरेंगे। ये पोलराइड का काम हो गया। पोलराइड का काम है पोलराइज्ड बनाना, और पोलराइज के लिए वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इसको हम मजीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे कि कैसे वेव्स की दो ट्रेवल करती हैं। एट दिस जंक्चर आपको ये पता होना चाहिए कि पोलराइड सिर्फ वर्टिकल को गुजरने देते हैं, और वर्टिकल क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोलराइड को आप रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ पोलराइज्ड बनानी है। एनालाइजिंग के लिए आपके पास यूज होता है एनालाइजर। एनालाइजर जो है, अगर ये वर्टिकल होगा तो ये वर्टिकल को गुजरने देगा, तो इससे साबित हो गया कि लाइट पोलराइज्ड है। अगर हम एनालाइजर को घुमा देंगे तो जो एक कंपोनेंट वर्टिकल वाला रह गया था वो भी नहीं गुजरेगा, तो लाइट आपके पास एंड पे आएगी नहीं। इससे साबित हो गया जो आपने लाइट बनाई थी पोलराइज्ड, वो पोलराइज्ड है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट भी अब नहीं गुजर पाया हॉरिजॉन्टल स्पेसिस में से। आगे समझ के नहीं। तब सर ये जो मूवमेंट है पोलराइड, ये मूवमेंट नहीं कर सकता, एनालाइजर मूवमेंट कर सकते हैं। नहीं, पोलराइड भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन हमने नहीं करानी। पोलराइड अच्छा। दरअसल एनालाइजर ही है। इधर आपने ओके। यही चीज यही है, हाँ। इधर आपने सिर्फ टेस्ट करने के लिए उसे घुमा देना है। ठीक है ना, श्योर श्योर। मतलब हाँ कि वो वर्टिकल कंपोनेंट गुजर है कि नहीं। इधर तो आपके पास दो कंपोनेंट है, इधर आप घुमाएंगे तो आपके पास बी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक हो हमें सिर्फ ठीक इलेक्ट्रिक वर्ड चाहिए इसलिए। ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ जी। मजीद आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ये ऊपर सर्कुलर वाला नहीं करना, ये वैसे ही मैंने इसको तस्वीरों में ले लिया। मेन टॉपिक फिर सबसे अहम है, पेपर्स आप देखें तो आपको हर जगह नजर आएगा, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ आज सारे तो नहीं हो पाएंगे, मुझे था कि मैं तीनों कराऊं,
लेकिन ये काफी आपके ऊपर भी हाइप हो गया, मैं भी अभी जो है इसको। तो 3 लॉ है कैपलर्स लॉ, 10 नंबर के हर बार आते हैं, मिसलेनियस टॉपिक में आते हैं, कोई घुमाता फिराता नहीं है। एंड पे मिसलेनियस टॉपिक है जिसमें लिखा था ना 3 में से 2 करें, 4 में से 2 करें, या चारों में से चारों 5-5 नंबर के करें, वहां पे कैपलर्स लॉ आएंगे। पीएमएस में तो हर साल आते हैं, सीएसएस में एक साल छोड़ के एक साल आ जाते हैं। इस साल नहीं आए, बल्कि इस साल भी नहीं, इस साल नहीं आए, नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे। तो कैपलर्स लॉ ऐसी चीज है जो नहीं छोड़नी चाहिए, ये मैं मिसलेनियस में कराता हूँ। तो कैपलर्स लॉ क्या है? कैपलर्स लॉ 3 है। आपका जो प्लेनेट यूनिवर्स में सन के गिर्द घूम रहा है, उस पे ये बने हैं। एक कैपलर लॉ ऑफ एरिया है, एक कैपलर लॉ ऑफ प्लानिट आपके पास पीरियड्स है, और एक कैपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। तीनों लॉ हैं, कैपलर लॉ ऑफ एरिया, कैपलर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स और कैपलर लॉ ऑफ पीरियड्स। आपने देखना है कि वो पूछ कौन सा रहा है। वो तीनों इकट्ठे पूछेगा तो आपसे 20 नंबर के पूछेगा या 10 नंबर के पूछेगा। 5 नंबर में वो आपके पास उसको डिफाइन कर देगा कि कैपलर्स लॉ ऑफ एरिया बताएं, या कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बताएं, या कैपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स बताएं। इन सबको हम कहते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन का लफ्ज आ जाए तो आपने तीनों के तीनों लॉ लिखने हैं। इसको क्लियर कर सर लीजिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो नई बुक है उसमें ये वाला आर्टिकल नहीं है कैपलर्स लॉ होगा, वाला? मैं बताता हूँ, वो होगा, वो दरमियान में है। वो आपके पास जहाँ पे सैटेलाइट है ना, जहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस वाला है, वहां पे ये कैपलर लॉ है। मैं आपको, ये लेक्चर खत्म होगा, आप खुद देखिएगा, नहीं होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है सर? जी सर, न्यू बुक पे सर 164 पेज पे। हाँ, 164 पेज पे है अरसलान साहब। अरसलान ठीक है, साहब 164 पेज पे है, ठीक है? ओके। हाँ, ये टॉपिक बहुत अहम है, मैं जितने भी करा रहा हूँ मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये छोड़ने की इनमें बिल्कुल जरा बराबर भी गुंजाइश नहीं है इन टॉपिक्स को छोड़ने की। एक भी छोड़ा तो नंबर कम। तो कोशिश करें ये टॉपिक अच्छी तरह करें, बाकी आपने जो तैयारी करनी है वो करें। ये टॉपिक आपके स्टेनलेस तैयार हो, अभी तो टॉपिक हुए भी कुछ नहीं, अभी तो छठा लेक्चर है। देखिए, सर किस टाइम तीनों लाज इकट्ठा लिखने हैं, जब पूछ रहा हो दोबारा इसको बताया हो। नहीं, अगर पूछता है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब करें, तो फिर तो तीनों लॉ लिखने पड़ेंगे। अब अगर वो पूछता है कैपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन तीनों करें, लेकिन पूछ 5 नंबर का है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे और तीनों के आप फॉर्मूले लिख देंगे। ड्राइव आप नहीं करेंगे 5 नंबर में, बिल्कुल ये अकल का तकाजा है। लेकिन अगर वो अलग अलग पूछता है, फिर आपको हर चीज को ड्राइव करना पड़ेगा। तो पहला हो पाएगा आज, बाकी 2 इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक करा दूंगा। वैसे मुझे था मैं आज ही कराऊं। कैपलर लॉ ऑफ एरियाज, सबसे पहला आपके पास है कैपलर लॉ ऑफ एरिया, ये सबसे आसान है। द कैपलर लॉ ऑफ एरिया स्टेट दैट द लाइन ज्वाइनिंग the sun and planet sweeps equal area in equal time। कहना क्या चाह रहा है? You want to say that आपके पास अगर एक प्लेनेट है वो यहाँ पे है और ये सन है आपके पास, तो इधर से जब ये इधर मूव करेगा, इसने कुछ एरिया बनाया, ये जो इक्वल एरिया है ये इक्वल टाइम में करेगा। इसका कहने का मतलब है ये जो एरिया बनाएगा ए, और उसका अगर रेशियो ले टाइम से, तो वो हमेशा कांस्टेंट लेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर वो इधर से इधर जा रहा है तो वो कांस्टेंट एरिया होगा, मतलब एरिया टाइम की जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगी। इधर से इधर जा रहा है, एरिया टाइम की रेशियो कांस्टेंट होगी। कहीं से भी वो जा रहा है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसे आप कहते हैं कैपलर्स लॉ। या आप कह सकते हैं स्वीपिंग एरिया, रेशियो ऑफ स्वीपिंग एरिया इन दैट टाइम इज कांस्टेंट। ये आपके पास है, ये आपके पास कैपिटल लॉ ऑफ एरिया था। इसे आप समझें, आपने प्रूव क्या करना है कि आपके पास डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी कांस्टेंट है। यानी एक प्लेनेट जो स्वीप कर रहा है एरिया, और जो इस एरिया को स्वीप करने में टाइम लग रहा है, उन दोनों की रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। अब इसके लिए आप देखें, आपके पास ये प्लेनेट है जिसका मैस MP है, ये सन है, ये इसने यहां से मूव करके यहाँ पे गया, तो इसने कुछ एरिया स्वीप किया, और वो एरिया आपके पास फॉर एग्जांपल डेल्टा ए है, जो भी है, आपके पास एक ट्रायंगल बन गई। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गई, और इसमें एरिया जो है डेल्टा थीटा है, सॉरी इसका एंगल जो है वो डेल्टा थीटा है। रेडियस आपके पास जो सन से लेकर प्लेनेट तक है वो आर है, और ये जो आर्क बनी है, जो कोस बनी है, वो आपके पास एस है। तो आपके पास ये एक बन गया ट्रायंगल, और इसका आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा?
1/2 बेस इंटू हाइट। आपके पास बेस क्या है, एस आपके पास बेस है, और हाइट आपके पास क्या है, आर आपके पास हाइट है इस ट्रायंगल की। यहाँ पे वैल्यू पुट करें आर इंटू एस। एस आपको पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ये हमने कहाँ पे यूज किया है, ये हमने यूज कर लिया है जब हमने वेव स्पीड निकाली थी बाय मैकेनिकल एनालिसिस। वहां पे हमने जब इस तरह वेव बनाई थी तो वहां पे ये हमने यूज किया था। इस तरह आपके पास एंगल बनते हैं और थीटा थीटा को हम जमा करते हैं, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा आपके पास आ गया। ये जो है आपके पास आर क्या है इसका, इधर वैल्यू पुट करें आर डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा है, तो आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आ गया। अब मुझे इस एरिया के साथ टाइम भी चाहिए क्योंकि मैंने प्रूव करना है कि डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दो। इन दोनों साइड को टाइम से डिवाइड कर दिया आपने। अब आपने जब टाइम से डिवाइड किया, लिमिट ले लें क्योंकि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, हम कह रहे हैं कि बहुत कम टाइम में जितना वो कर रहा है, तो आपने इसको डिफरेंशियल में चेंज कर दिया। आप इसे डिफरेंशियल में चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आपने एंड पे जाके इसे डेल्टा लिखना है या डी लिखना है, बात एक ही है। डिफरेंशियल में चेंज करने का मतलब यह है कि बीएससी लेवल में आपको डिफरेंशियल करना पड़ती है, एफएससी लेवल में आप डिफरेंशियल नहीं करते थे, आप डेल्टा करते थे। ये चीज होती है जो आपके नंबर बढ़ाती है। अगर एक बंदा डेल्टा से लिख रहा है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे, एक डी से लिख रहा है उसे 5 मिल जाएंगे पूरे। तो कोशिश करें आप डिफरेंशियल को यूज करें। तो ये डी ए ओवर डी टी 1/2 आर स्क्वायर, आपके पास आर स्क्वायर डेल्टा थीटा था, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये आपके पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर ओमेगा, ये आपके पास आ गया आर स्क्वायर ओमेगा डी ओवर डी टी। अब आपके पास जो ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा जो है उससे चीज क्लियर नहीं हो रही कि ओमेगा कांस्टेंट है भी कि नहीं, ठीक है। तो हमें इस ओमेगा को हजफ करना पड़ेगा। अब जब भी कोई चीज रिवॉल्व करती है तो एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि प्लैनेट जो है वो सन के गिर्द घूमते हैं, तो दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एल इज इक्वल टू आपके पास आर क्रॉस पी होता है। तो इधर पी की वैल्यू पुट करें, पी आ गया एम वी आर, दोनों के दरमियान एंगल मैक्सिमम आप ले रहे हैं तो 90 डिग्री ले लें, साइन 91 हो जाएगा। बेसिक आप डायरेक्ट पुट करते हैं, एल इज इक्वल टू एम पी आर स्क्वायर ओमेगा, वी की जगह आपने आर ओमेगा पुट कर दिया, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आ गया एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। इधर से आपके पास जो है ओमेगा की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। इधर से आर स्क्वायर ओमेगा क्या आ गया, एल ओवर एम पी। तो आर स्क्वायर ओमेगा की जगह आप पुट करते हैं एल ओवर एम पी, तो आपके पास डी ए ओवर डी टी आ जाएगा एल ओवर 2mp। अब देखें यहाँ पे एल जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कोई चीज अगर सर्कल में घूम रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये एल जो है वो कांस्टेंट है आपके पास। मैस ऑफ प्लैनेट भी आपको पता है, मैस ऑफ प्लैनेट अर्थ है, तो ये भी कांस्टेंट है जो कि 6 × 10⁻24 kg होता है, ये भी कांस्टेंट है। तो आपके पास ये पूरा फैक्टर आ गया कांस्टेंट। तो इससे आपको पता लग गया डी ओवर डी टी कांस्टेंट है, तो डी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी है। तो इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ एरिया आपके पास प्रूव हो गया। ये केपलर्स लॉ ऑफ एरिया जो कह रहा था कि इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो था डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने सिर्फ क्या काम करना है, आपने रेक्टेंगल से स्टार्ट लेना है, उसका एरिया पुट करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लाना है, और आपने इसको साबित कर देना है जी के डी ए ओवर डी टी क्या है, कांस्टेंट है। तो हेंस इट इज प्रूव दैट केपलर्स लॉ ऑफ एरिया। जी किसी का कोई सवाल है तो पूछे प्लीज। जी कोई क्वेश्चन है किसी का? तो सर जो ये एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब प्लैनेट मूव करेगा तो वो अल्टीमेटली एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। नहीं नहीं, देखें आपको पता है कि जब भी कोई चीज, अगर एक चीज है उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो उस पर मोमेंटम है। कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो क्या है, उस पर मोमेंटम है, ये तो आपको पता है। अगर एक गाड़ी है उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो वो लीनियर मोमेंटम है। अगर वही चीज घूमने लग जाए और उस पर जो टॉर्क है वो कांस्टेंट लगे, टॉर्क क्या हो, कांस्टेंट लगे, तो वो क्या है, वो एंगुलर मोमेंटम उसका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब आपको पता है अर्थ जो है वो क्यों घूम रही है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है सूरज की तरफ से वो कांस्टेंट है। तो जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, टॉर्क आपका कांस्टेंट है,
तो इसलिए आपका जो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। अर्थ आप अपनी हाथ से नहीं घुमा रहे कि कभी तेज करते हैं कभी आस्ता करते हैं, ये एक ही तरह से घूम रही है जबकि बनी है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्लैनेटरी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन सैटेलाइट जो हैं, दे हैव कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम। आई समझ के नहीं? सर आ गया आ गया। हाँ, सर ये ये जो मैंने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर जी पूरा जी नहीं जी पढ़ेंगे बोले। सर? नहीं नहीं ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है सर। नहीं, वो नहीं पढ़ना। वो देखें, पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली सीएसएस और पीएमएस से रिलेटेड हमने पढ़ना है। हमने एफएससी या बीएससी का पेपर नहीं देना, हमने कॉम्पिटिटिव पेपर देना है। तो वो चीजें जो बेसिक है वो पेपर में आएंगी भी नहीं। आप देखें, कभी एक सवाल 10 सालों में आ जाए तो उस पर टाइम क्यों जाया करना है। मेन चीजें ये हैं जो हर बार आ रही हैं, हर बार आ रही हैं। मैं ये अपने 24 ग्रेविटेशन पोटेंशियल इम्पोर्टेंट नहीं है सर? यार इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा। लेकिन मैं जब 24 लेक्चर दे दूंगा, मैं आपको 5 से 10 टॉपिक कहूंगा जो आसान है, जिसमें मैं 2 आपको बता चुका हूँ, बर्नौली की एप्लीकेशन, और दूसरा मैंने आपको बताया था, मेरे जेहन से निकल गया, डॉपलर्स इफेक्ट। मैंने कहा था ये आप खुद पढ़ लें। हाँ, ये मैंने इसी तरह 4-5 टॉपिक जो सिंपल होंगे वो मैं कहूंगा आप खुद कर लें एफएससी की बुक में से। जो इस तरह के टॉपिक्स हैं जिन पे सीएसएस में हर बार सवाल आ रहा है, पीएमएस में हर बार आ रहा है, वो मैं करा रहा हूँ, और वो आएंगे भी यही। आप पेपर देखेंगे इंशाल्लाह आप खुद ही कहेंगे। जी हुक्म करें। सर ये जो इसके दरमियान रेडियस है सन और प्लेनेट के दरमियान, तो सर ये कांस्टेंट होता है या ये वेरी करता है? और यार ये, हाँ ये सवाल है, हम इसे कांस्टेंट लेंगे। ये क्या होगा, ये हम लेंगे कांस्टेंट, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, आगे लास्ट टॉपिक में हमने करना है, हम लेते हैं ये सर्कल के तौर पे मूव कर रहा है। ये सर्कल नहीं होता, ये एलिप्टिकल होता है। तो एलिप्टिकल में आपके पास सूरज यहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो आर रेडियस है ये चेंज होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम वैसे जनरल बात करें तो आर कांस्टेंट होगा, लेकिन स्पेसिफिकली केपलर्स लॉ में बात करें तो आर कांस्टेंट नहीं होगा। आपके पास आर कांस्टेंट नहीं होगा, ये याद रखना आपने। इसलिए तो हमने ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा तक हम आंसर दे सकते थे उसे, लेकिन इधर जो आपके पास था इसमें आपके पास आर था और आर कांस्टेंट नहीं है। तो ये कांस्टेंट नहीं है तो हमें फिर आगे जाना पड़ा था। आई समझ के नहीं? ठीक है सर, वही मैं कह रहा था कि अगर और कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें इसे कांस्टेंट प्रूव करना, तभी फिर ये आगे गए हैं। हाँ नहीं नहीं, आर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे हम लास्ट टॉपिक जो करेंगे इसका वो एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल हमें बताएगा कि आर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है जी। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। वैसे मैं आगे 2 कराना चाह रहा था, लेकिन आप बल्कि एक जो है इसको और कर लेते हैं। ठीक है, एक और देख लें। स्टेट एंड प्रूव केपलर लॉ ऑफ पीरियड्स फॉर प्लैनेटरी मोशन। जी नेक्स्ट आपके पास है पीरियड्स, पीरियड्स फॉर प्लैनेटरी मोशन। ये भी बहुत आसान है। द केपलर लॉ ऑफ पीरियड स्टेट दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये जो प्लैनेट है वो जो टाइम पीरियड ले रहा है उसका स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, it is directly proportional to the cube of the distance between the sun and the planet। ये आपके पास सेकंड केपलर लॉ है या केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स है। वो कहता है कि आपके पास जो प्लेनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेडियस जो उनके दरमियान डिस्टेंस है उसके क्यूब के। ये आपके पास केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड है। इसको, ये बहुत आसान है, सिर्फ बेसिक डेरिवेशन है। आपके पास प्लेनेट घूम रहा है सूरज के गिर्द, तो इसके दरमियान जो फोर्स लग रही है इन दोनों के दरमियान वो आपके पास होगी F इज इक्वल टू जी एम पी एम एस ओवर आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। F इज इक्वल टू जी, जी यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। तो F इज इक्वल टू जी एम पी एम एस ओवर आर स्क्वायर, ये आपके पास है। अब जब प्लेनेट सूरज के गिर्द घूम रहा है तो इसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए जिसके तहत ये घूम रहा है, जिसकी अभी बात हुई थी। तो ये सेंटीमीटर फोर्स एम पी वी स्क्वायर ओवर आर होगा। अब v को आप आर ओमेगा में चेंज कर लें, क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी आपके पास। इन दोनों को कंपेयर करें
तो एम पी आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम पी एम एस आर स्क्वायर, जो यहाँ पे कटिंग होती है उसकी कर दें, यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी एम एम एस ओवर आर क्यूब, एम एस मैस ऑफ सन, क्योंकि एम पी से तो एम पी कट गया था यहाँ पे। अब आपके पास ओमेगा आ गया, आप प्रूव करना चाह रहे हैं टाइम पीरियड और रेडियस, ये दोनों आपकी क्वेश्चन में होने चाहिए। तो टाइम पीरियड आपके पास कैसे आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी, तो ओमेगा आ गया 2 पाई ओवर टी, इधर ओमेगा का स्क्वायर है तो 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर आ गया, 4 पाई टी स्क्वायर आपके पास आ गया जी एम एस ओवर आर क्यूब। अब आपके पास ये आ गया 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस ओवर आर क्यूब। अब आपको पता खुद ही लग गया होगा, इसको एडजस्ट कर लें, टी स्क्वायर इधर ले गए, बाकी सारी इक्वेशन दूसरी साइड पे ले आए, तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब जी एम एस। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ सन भी कांस्टेंट, सन भी कांस्टेंट है, तो आपके पास आर क्यूब जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ये आपको पता है, अभी बात हुई है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में आर कांस्टेंट नहीं होता। In general cases, we take circular orbit, therefore we can take it as a constant value radius को, but इधर elliptical orbit है, elliptical orbit में r constant नहीं है, तो t का स्क्वायर बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया r क्यूब के, और यही आपके पास क्वेश्चन था और यही आपके पास आंसर आ गया। तो सेकंड केपलर लॉ आपके पास हो गया प्रूव। जी किसी का पूरे टॉपिक पूरे लेक्चर में से कोई सवाल है पूछ लें, इसका आखिरी पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह जुम्मे को करेंगे, साथ फिर मैं थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट कराऊंगा, थर्मोडायनामिक्स के बाद हम वेक्टर्स करेंगे, वेक्टर्स के बाद कुछ और टॉपिक हैं मिसलेनियस जो अंदर से छोड़े हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम वगैरह, वो हम करेंगे, और उसके बाद बस पेपर 1 के लिए, फिर पेपर 2 सर नेक्स्ट आज वाले टॉपिक पे सर आज वाले टॉपिक का पीडीएफ तो शेयर कर देना ग्रुप। जी ठीक है जी जी। सर किसी हमारे का बुक के अंदर आर की जगह एक ए भी लिखा हुआ है, हाँ तो ए, आर पे आपने ड्राइव करा दिया, उसमें क्या फर्क है? हाँ आर और ए में क्या फर्क है, मैंने आपको बताया था एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है ना। आर हम तब लेते हैं जब चीज सेंटर पे हो, ठीक है, वो सेंटर से रेडियस होता है। ए जो होता है वो ये फासला है, ये ए है, ठीक है ना। तो इसलिए आर हो या ए हो, बात एक ही है। एलिप्टिकल ऑर्बिट में आप डिस्टेंस ले लेते हैं ए, ठीक है, सर्कुलर में आप रेडियस लेते हैं, इसलिए आर लिखें ए लिखें, बात एक ही है, इसमें कोई पेचीदगी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सर थैंक यू। जी जी किसी का क्वेश्चन है पूछ लें।